बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली न्यू वीडियोस आपको बर वक्त मिल सके। तो हमारा आज का टॉपिक है ज़ामन यानी श्योरिटी और को श्योरिटीज़ और उसके अलावा कंटिन्यूइंग गारंटी यानी ज़मानत मुस्तमरा या ज़मानत जारिया। इसकी हम आज वजाहत देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं ज़ामन की यानी श्योरिटी। ज़मानत देने वाला शख्स सालिस के अहद या जिम्मेदारी को इफ़ा ना करने पर जो शख्स ऐसे अहद या जिम्मेदारी को इफ़ा करने का अहद कहलाता है उसको ज़ामन कहते हैं। जब तक असल मदयून जिम्मेदार ना हो ज़ामिन जिम्मेदार नहीं हो सकता। मसलन अगर असल मदयून की जिम्मेदारी बेवजह ज़ायदुल मयाद होने के ख़त्म हो जाए तो ज़ामिन की जिम्मेदारी भी उसके साथ ख़त्म हो जाती है। इसी तरह मुआहदा कलअदम की ज़मानत नहीं दी जा सकती। मसलन फातरुल अकल या नाबालिग के साथ मुआहदा कलअदम है, इसीलिए उसकी ज़मानत भी कलअदम है और ज़ामन जिम्मेदार नहीं है। ज़ामन की जिम्मेदारी अदालत में इस तरह सालिस करना होगी जिस तरह असल मदयून की, और ज़ामन के खिलाफ दावा करने से कबल उसे नोटिस दिया जाएगा जिसका वो ज़ामिन है। मुआहदा की तमील करने से या फिर वो इनकारी है और उसकी जगह ज़ामन तमील मुआहदा अदा करे। अगर असल जो कर्जदार है वो मुआहदा की तमील करने से इनकारी होगा तो जो उसका ज़ामिन है वो मुआहदा की तामील करेगा। अमूमन अदालत में असल मदयून और ज़ामन दोनों को फरीक रखना चाहिए। अब देखते हैं कि ज़ामन की जिम्मेदारी। ज़ामन की जिम्मेदारी दरअसल मदयून से वाबस्ता है सिवाय इसके कि मुआहदा में उसके बरक्स की जाए। सेक्शन 128 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बयान करदा ज़ामन की जिम्मेदारी से मुराद ऐसी जिम्मेदारी है जो कानूनन काबिल नफाज हो। नेक चलने के लिए दी गई ज़मानत इस दफ़ा के तहत नहीं होती। ज़मानत की बरात कैसे हो सकती है, यानी उसको इस जिम्मेदारी से छुटकारा कैसे मिल सकता है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की सेक्शन 133 में बयान किया गया है कि ज़ामन की इजाज़त के बगैर मुआहदा की शराइत में कोई तब्दीली माबैन मदयून दाइन ज़ामन को आइंदा मामलात की जिम्मेदारी से बरात दिलाती है। यानी कि ज़ामन को बताए बगैर मदयून या दाइन दोनों आपस में जो मुआहदा हुआ है उसकी शराइत में कोई तब्दीली कर लेते हैं और उसका इल्म ज़ामन को नहीं है तो ज़ामन ऐसे मुकदमा में उसकी बरात हो जाती है। इसकी मिसाल देखते हैं कि जीम ने बे को अपना माल फरोख्त करने के लिए सालाना तनख्वाह पर मुलाजम रखने का इकरार किया। अलिफ की इस ज़मानत पर बे बतौर क्लर्क सालाना हिसाब बाबत वसूली रकम दुरुस्त रखेगा। बाद में अलिफ के इल्म में और उसकी रजामंदी के बगैर बे और जीम के दरमियान ये मुआहदा तय पा गया कि बे तनख्वाह की बजाय अब कमीशन पर काम करेगा। अलिफ बे के माबाद नामुनासिब रवैये का जिम्मेदार नहीं होगा क्योंकि असल मुआहदा तो वो था कि वो उसको मुलाजम रखेगा तनख्वाह पर, और अगर वो कोई गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करेगा तो उसका ज़ामिन जो है अलिफ उसकी ज़मानत देगा। लेकिन चूंकि बाद में उन दोनों के माबैन कमीशन का मुआहदा तय पा गया तो लिहाजा जो अलिफ है वो बे की किसी भी किस्म की गैर मुनासिब रवैये का या गैर मुनासिब तरीके का ज़िम्मेदार नहीं होगा, यानी वो उसको इस जिम्मेदारी से बरात दिलाती है। असल मदयून की बरात से मुतल्लिक क्या है। सेक्शन 136 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत अगर असल मदयून मुआहदा के मुताबिक अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर दे तो ज़ामन बरिज़िम्मा हो जाता है। यानी असल जो मकरूज़ है इंसान वो खुद ही अपने मुआहदे को तमील कर दे तो जो उसकी ज़मानत देने वाला शख्स होता है वो खुद ब खुद उस ज़मानत से बरिज़िम्मा हो जाता है। उसकी 3 सूरतें हैं। सबसे पहले अगर दाइन ज़ामन की रजामंदी या इतला के बगैर मदयून को बरिज़िम्मा करार दे दे। दूसरी बात,
اگر دائن کا کوئی ایسا فعل جو مدیون کو اپنی ذمہ داری پوری کرنے میں مانع ثابت ہو، دائن کے کسی طرح کے فعل سے بھی ضامن بری ذمہ ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ثناء اللہ نے قطب شاہ سے 2000 روپے لینے تھے، اس رقم کی ضمانت سردار شاہ نے دی تھی۔ اس سے پہلے کہ مقررہ تاریخ پر قطب شاہ رقم ادا کر دے، ثناء اللہ نے وہ رقم اسے واپس کر دی، اصل مدیون بری ذمہ ہو گیا، اب ضامن سردار شاہ بھی بری ذمہ ہے۔ اور اگر دائن حقیقی مدیون سے معاملہ طے کر لے، دفعہ 135 کی روح سے دائن اور اصل مدیون کے درمیان ایسا معاہدہ جس کے ذریعے دائن اصل مدیون کے ساتھ مصالحت کرے یا اسے وقت دینے یا اس کے خلاف نالش نہ کرنے کا اقرار کرے، تو ضامن جو ہے وہ اپنی ذمہ داری سے بری ذمہ ہو جاتا ہے، آزاد ہو جاتا ہے، بجائے اس کے کہ ضامن اسے منظور کرے۔ دائن کے حقوق ضامن کے ضمن میں فعل متناقض عمل میں لانے سے، سیکشن 139 کی روح سے اگر دائن ایسا فعل عمل میں لائے جو متناقض حقوق ضامن ہو یا ایسا فعل ترک کرے جس کا عمل میں لانا بلحاظ حقوق ضامن اس پر لازم ہو، اس وجہ سے اس آخری چارہ کار میں جو ضامن اصل مدیون کے مقابلے میں اختیار کر سکتا ہے نقص آ جائے تو ضامن بری ذمہ ہو جاتا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کوشورٹیز کی۔ سیکشن 146 کانٹریکٹ ایکٹ کی روح سے مشترکہ ضامنان برابر کے ذمہ دار ہیں۔ جب دو یا دو سے زائد اشخاص ایک ہی فرض یا ایک ہی ذمہ داری کے بارے میں مشترکہ انفرادی حیثیت میں ایک ہی معاہدہ یا مختلف معاملات کے مطابق یا علم یا لا علم دیگر ضامنان میں مشترک ہوں، اور اگر کوئی معاہدہ اس کے برعکس نہ ہو تو وہ بمقابلہ ایک دوسرے کے ذمہ دار ہوں گے اور پورا قرض یا اس کے جز کو جو کہ اصل مدیون پر باقی رہے مساوی طور پر ادا کریں گے۔ مثال کے طور پر الف بے جیم نے دال کو 3000 روپے کے بارے میں جو کہ میم کو قرض دیے گئے تھے اپنی ضمانت دی، یعنی ان تینوں اشخاص نے ایک شخص کو 3000 قرض کی جو اس نے میم کو ادا کیا تھا ضمانت دی کہ اگر وہ روپے ادا نہیں کرے گا تو پھر وہ تینوں اس کے ضمانتی ہوں گے۔ اس طرح کیا ہوا کہ اس نے روپیہ ادا نہ کیا، لہٰذا الف بے اور جیم باہمی ایک 1000 روپے کی ادائیگی کے ذمہ دار ہیں، کیونکہ وہ تینوں مشترکہ ضامن تھے، لہٰذا 3000 کی رقم جو تھی وہ تینوں میں ڈیوائیڈ ہو گئی اور وہ تینوں اب 1000 روپے ادا کرنے کے ذمہ دار ہیں۔ یہ دفعہ اس رقم کے بٹوارے کے متعلق ہے جو ضامنوں کو ادا کرنی پڑتی ہے۔ اگر دائن صرف ایک ہی ضامن سے پوری رقم وصول کرے تو اس ضامن کو حق حاصل ہوگا کہ وہ دیگر ضامنوں سے بھی مساوی رقم وصول کر لے۔ ایک ضامن کو دیگر ضامنوں سے اسی صورت میں وصولی کا حق ہوتا ہے جب اس ضامن کو اپنے حصے کی رقم دائن کو ادا کرنی پڑتی ہے۔ اب دیکھتے ہیں مشترک ضامنوں کی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ کانٹریکٹ ایکٹ کی سیکشن 147 مشترک ضامن جو مختلف اقدامات کے پابند ہوں اپنی اپنی ذمہ داری کے مقدار تک مساوی طور پر ذمہ دار ہوں گے۔ مثال کے طور پر الف بے جیم ضامن دال کے ہیں اور 3 اقرار نامے علیحدہ علیحدہ مختلف رقومات کی تحریر کیے۔ الف 10,000 روپے، بے 20,000 روپے اور جیم 40,000 روپے، اس لیے کہ باقاعدہ جیم کو حساب دے گا۔ دال نے 70,000 روپے کا حساب نہ دیا۔ ہر ضامن کو اپنی ضمانت کا پورا روپیہ ادا کرنا ہے کیونکہ 3 معاہدے الگ الگ صورتوں میں ایک ہی شخص کے حوالے سے ہوئے تھے۔ یہ جو دفعہ ہے سیکشن 147 اس کے مطابق یہ ایسے طریقے کا ذکر کرتی ہے جس میں قرض خواہ کا حق بمقابلہ مشترک ضامنوں کے بوجہ ان کی مشترک ضامنوں کے اپنے تئیں قرض خواہ سے مختلف حصوں میں پابندی کرنے کے لیے مؤثر ہوتا ہے۔ ہر ایک شریک ضامن باوجود دوسرے ضامن کے موجود ہونے کے اپنی ضمانت کی کل مقدار کا ضامن ہے، یعنی اس نے جتنی رقم کی ضمانت دی تھی وہ اتنی ہی رقم ادا کرنے کا پابند ہے۔ یہ سیکشن 146 کی استثناء ہے جس میں ایک فرد کے کئی ضامن ہوتے ہیں اور ہر ضامن ایک مقررہ رقم کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ یہ دفعہ اس اصول پر مبنی ہے کہ ہر ضامن اپنی ذمہ داری کی حد کے اندر برابری کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں کنٹینیوئنگ گارنٹی کی۔
जो ज़मानत चंद मुसलसल मामलात पर हावी हो वो ज़मानत जारिया या ज़मानत मुस्तमरा या कॉन्टिन्यू गारंटी कहलाती है। मिसाल के तौर पर अलिफ ने इस हैत से बे को अपनी जिम्मेदारी का लगान वसूल करने पर जीम को मामूर कर गया। बे से इकरार किया कि लगान मज़कूरा को जीम हस्बे ज़ाब्ता वसूल जो करके वह अदा करता रहेगा और 5,000 रुपये की जिम्मेदारी ली कि अगर कभी वो ऐसा करने में कोताही करेगा तो ज़ामन 5,000 रुपये अदा करेगा। ये ज़मानत जारिया है यानी कंटिन्यू गारंटी। अब देखते हैं कि मामूली ज़मानत और ज़मानत जारिया में क्या फ़र्क है। मामूली ज़मानत एक ख़ास वाक़या तक महदूद रहती है, जबकि ज़मानत जारिया मामलात के एक सिलसिले तक या एक मामले में एक अरसे तक कायम रहती है। इस सिलसिले में या इस अरसे में जितने भी मामलात हों उन सब पर यह हावी है। मामूली ज़मानत और ज़मानत जारिया का फ़र्क मुआहदा के अल्फाज और फ्रीकैन के मंशा से मालूम किया जा सकता है। ज़मानत जारिया की तनसीख कैसे मुमकिन है, यानी रेवोकेशन ऑफ कंटिन्यू गारंटी। सेक्शन 130 के मुताबिक ज़मानत जारिया यानी कंटिन्यू गारंटी का इन्फसाह ज़ामन की जानब से किसी भी वक्त हो सकता है आइंदा मामलात के बारे में दाइन को इतला करने के बाद। ज़मानत जारिया के मनसूख होने की एक दूसरी सूरत ज़ामन की फतीदगी भी है। सेक्शन 131 में ये बात बयान की गई है कि किसी मुतज़ाद मुआहदा की अदम मौजूदगी में ज़ामन की वफ़ात ज़मानत जारिया की तनसीख होगी जहाँ तक आइंदा मामलात का ताल्लुक है। ज़ामन की वफ़ात की सूरत में ये देखा जाता है कि ज़मानत की नोयत क्या थी। अगर ज़मानत महसूस नोयत की है तो वह ज़मानत जारिया नहीं कहलाएगी, इसलिए वह ज़ामन की वफ़ात पर ख़त्म हो जाएगी। याद रहे कि ज़ामन की वफ़ात पर उसकी साबका जिम्मेदारियाँ उसके वरसा पर आयद होंगी। मिसाल के तौर पर अलिफ ने बे को ज़मानत दी कि साल तक के लिए 20,000 रुपये जब भी वो जीम को कोई माल देगा अगर इसकी अदायगी ना हो तो वो उसका ज़ामन है। 3 माह बाद वो बे को नोटिस देगा कि वो आइंदा जीम का ज़ामन नहीं है, उसे खरीद उधार ना दे, अपनी ज़मानत से बरी ज़मा हो जाएगा। लेकिन जो कुछ जीम के ज़मे इससे कबल है वो इसकी अदायगी का जिम्मेदार है। ज़ामन जब चाहे फ्रीकैन को इतला दे कि अपनी आइंदा जिम्मेदारियों से वो बरी ज़मा हो सकता है, लेकिन वो पहली जिम्मेदारियों का पाबंद है। इसी तरह ज़ामन के फौत होने पर आइंदा की जिम्मेदारियां ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन उसके वरसा जो हैं वो जिम्मेदार होंगे। मिसाल के तौर पर ज़मानत जारिया को नोटिस के तहत मनसूख किया जा सकता है बशर्ते का नोटिस कतई और वाज़ेह हो। महज किसी नालिश के जवाब में जिम्मेदारी से इनकार नोटिस नहीं कहलाएगा। अगर ज़मानत किसी एक मामला के मुतलिक हो तो उसे दूसरे मामलात से मशरूत नहीं किया जा सकता। इस बात को इंटरप्रेट किया गया है 1983 CLC 356। अगर ज़मानत की पूरी मियाद मुआहद के लिए हो तो वो ज़मानत मनसूख नहीं कर सकता। इस बात को भी इंटरप्रेट किया गया है PLD 1996 कराची सफ़ा नंबर 279। ये थी गारंटी यानी ज़ामन यानी शोर्टी, को शोर्टीज़ और कंटिन्यू गारंटी के हवाले से चंद अहम बातें जो आपके साथ शेयर की हैं। दुआओं में याद रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।